नमस्कार। मंच पर विराजमान आदरणीय गौरंगा गुरुदाव, इस सभागार में विश्व संवाद केंद्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभिन्न दायित्वों पर काम करने वाले अन्य पदाधिकारी, गुवाहाटी महानगर के प्रबुद्ध जन और पत्रकार मित्रों, मैं असमिया में तो बात नहीं कर पाऊंगा, तो अपनी बात हिंदी में रखूंगा। सर्वप्रथम गौतमदा और बाकी जिनका सम्मान आज नारद जयंती के उपलक्ष्य में हुआ है, उन सारे पत्रकारों का बहुत बहुत अभिनंदन। मैंने कहा मुझे असमी में बोलना आता नहीं है, लेकिन काम चलाने की समझ लेता हूं। तो गौतमदा ने एक बात तो पक्का कर दी कि आरएसएस अनटचेबिलिटी में विश्वास नहीं करता है और इसलिए संघ के लिए कोई भी अस्पृश्य नहीं है। और संघ ने उनको या विश्व संवाद केंद्र ने उनको क्यों चुना, उसका उदाहरण भी उन्होंने मिली हुई राशि दान करके बता दिया कि उनको क्यों चुना। जब हम नारद जयंती का सम्मान कर रहे हैं किसी का, तो वो केवल उस व्यक्ति का सम्मान नहीं है। महर्षि नारद जैसे कि बताया गया साक्षात ब्रह्मा के पुत्र, विष्णु के भक्त, लेकिन फिर भी पत्रकारों के मन में यह प्रश्न हमेशा आता है कि हमको नारद से क्यों जोड़ते हैं। तो मजाक में मैं बहुत बार दिल्ली में उनको कहता हूं कि जो नारद आप समझते हो उसी नारद का तो आप काम करते हो। जहां पे झगड़ा नहीं है वहां पे लगाना, जहां पे थोड़ा बहुत है उसको बढ़ाना। लेकिन यह अनफॉर्चुनेट है कि नारद के बारे में परसेप्शन नहीं बन गया है और इसलिए मन में आता है कि नारद जयंती का कार्यक्रम क्यों। और क्योंकि संघ के बारे में बहुत सारे परसेप्शंस और मिसपरसेप्शंस है, तो एक पत्रकार ने मुझे मजाक में कहा, क्या आपकी पोटली में से कुछ भी निकालते और किसी को भी एस्टैब्लिश कर देते। तो मैंने उसको कहा कि संघ की पोटली में कुछ भी नहीं है। संघ भारत की पोटली में निकालता है और भारत के सामने रखता है। भारत की परंपरा रही है। पूरे भारत में आप चले जाओगे तो कोई भी काम है, कोई भी शुभारंभ है, कार्यक्रम होना है तो दीप प्रज्वलन करते हैं। आप आओमिया हो, आप तमिल हो, आप मराठी हो, आप गुजराती हो, फर्क नहीं पड़ता। दीप का प्रज्वलन ये कार्य का शुभारंभ माना जाता है। ज्ञान की उपासना ये सरस्वती से होती है, ये समान धारणा है। तो आपको किसी भी कार्य के अनुष्ठान के लिए कोई ना कोई आइकॉन चाहिए, कोई ना कोई प्रतीक चाहिए, कोई ना कोई आइडॉल चाहिए। विश्व संवाद केंद्र की स्थापना तो 1994 में हुई, 1994 में। उसके बाद पूरे देश भर में नारद जयंती के कार्यक्रम प्रस्तावित हुए, मतलब सब जगह होने लगे। लेकिन नारद जयंती को विश्व संवाद केंद्र ने सेलिब्रेट नहीं किया। नारद को विश्व संवाद केंद्र ने प्रस्तावित
महर्षि नारद जयंती के कार्यक्रम को पहली बार तमिलनाडु में गया था। वहां के एक बहुत बड़े पत्रकार जो पहले लॉयर भी रहे, उन्होंने मुझे दिखाया कि तमिल भाषा में भी पत्रकार के नाते 1860-70 में नारद के नाम से पत्रक निकला। पूरे भारत में वैसे तो 1780 के बाद बंगाल गैजेटियर, फिर टाइम्स ऑफ इंडिया, फिर अलग अलग तरह की पत्रकारिता शुरू हुई, लेकिन भारतीय भाषा में पहली बार जब पत्रकारिता शुरू हुई 1826 में उत्तर मार्कंड नाम से पहला पब्लिकेशन हुआ। वो ज्येष्ठ कृष्णाष्टमी नारद जयंती के दिन शुरू हुआ। उसके पहले पत्रक पर नारद था और भारत की चेतना के जागृति के लिए स्वतंत्रता संग्राम में पत्रकारिता की पहली जो नींव रखी गई वो महर्षि नारद के नाम से रखी गई। उस समय तो आरएसएस नहीं था। उसके बाद बहुत सारे प्रयास हुए। आपने देखा होगा स्वतंत्रता संग्राम में कोई ऐसा नेतृत्व नहीं हुआ कि जिसने पत्रकारिता नहीं की। लोकमान्य तिलक पत्रकार नहीं थे, गांधी जी पत्रकार नहीं थे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पत्रकार नहीं थे, लेकिन सबने पत्रकारिता की। क्यों की? किस प्रेरणा से? तो इस राष्ट्र की चेतना का जागरण करना है तो उसका एक माध्यम ये पत्रकारिता है, इसके लिए। और उसके संवाद के रूप में बार बार एक प्रतीक जो उभर कर आया वो महर्षि नारद का। असम में भी मुझे लगता है अरुणोदय से शुरुआत हुई थी। लेकिन 1935 आते आते अलग अलग पत्रिकाएं, अलग अलग मैगजीन्स के रूप में आते आते जब डेली शुरू हुआ, हम बात हो 1935 में जब डेली शुरू हुआ, वो सारे प्रयास जो थे वो एक ही जागरण का हिस्सा थे। और इसीलिए जब स्वतंत्रता के बाद 1953 में पहली बार जब समिति बनी जिसके आधार पर प्रेस काउंसिल और प्रेस एक्ट बना, के मुंशी उसके चेयरमैन थे, उन्होंने रिकमेंड किया कि भारत में पत्रकारिता का यदि कोई आइकॉन हो सकता है तो वो महर्षि नारद। विश्व समाज केंद्र तो उसको पुनर्स्थापित करने का काम कर रहा है। अब नारद क्यों? और हमारे मन में जो नारद बसा हुआ है, तीनों लोगों में घूम के झंडा लगाने वाला, वो हमारा परसेप्शन क्यों बना? तो हमारे मन में कॉलोनियल कंस्ट्रक्ट्स जो गुलामी के कालखंड में बहुत सारे हमारे इतिहास के, हमारे आइकॉन्स के, हमारे ग्रंथों के जो डिस्टॉर्शंस हुए, उसमें एक डिस्टॉर्शन नारद का भी हुआ। हमको सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि महर्षि नारद आद्य संवाददाता, फर्स्ट करस्पॉन्डेंट ऑफ द यूनिवर्स, इस रूप में तो हम सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन भारत के इतिहास में नारद ये केवल कोई एक व्यक्ति नहीं था। Why नारद? Because नारद was an institution. हमको वेदों में नारद मिलते हैं, हमको महर्षि व्यास को, गणेश जी को बुलाकर महाभारत लिखवाने की सूचना करने वाले नारद मिलते हैं, हमको रास्ते में आने जाने वाले लोगों को लूटने वाले वालिया को महर्षि
रचना करवाने वाले नारद मिलते हैं। तो ये बार बार नारद कहां से मिलते हैं? उपनिषदों में नारद मिलते हैं। वो नारद मिलते हैं क्योंकि भारत के संदर्भ में नारद ये कम्युनिकेशन की एक इंस्टीट्यूशन है। आज वो काम पत्रकारिता के रूप में हमारे मित्र कर रहे हैं, इसलिए उनके सामने एक आइकॉन के रूप में कोई ना कोई खड़ा रहे, एक सिंबल के रूप में खड़ा रहे, इसलिए नारद का नारद जयंती का उत्सव है। हमको अलग अलग रूपों में भगवान श्री कृष्ण गीता में 56 गुणों का उल्लेख करते हैं, और ऐसे गुण वाला व्यक्ति कौन? तो वो नारद जी का उल्लेख करते हैं। उस महर्षि नारद के बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण बात कोई है, और आज के संदर्भ में उसका और भी महत्व है। तो उन्होंने लिखे हुए भक्ति सूत्र, वो मूलतः तो मैं कहूंगा कि संवाद सूत्र है। दोज आर रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। वैसे तो 84 भक्ति सूत्र है, क्योंकि विष्णु के भक्त थे तो उन्होंने अपने संवाद के सारे सूत्र जो है वो विष्णु को समर्पित किए। लेकिन उसमें से जो 3 सूत्र है वो सबसे महत्वपूर्ण है। 74, 70, 75, 76, 77 ये 3 सूत्रों में उन्होंने पत्रकारिता की आत्मा को प्रस्तावित किया है। वो कहते हैं संवाद का मूल उद्देश्य क्या हो? What should be the primary objective of communication? तो वो कहते हैं पूर्ण सत्य की प्रस्थापना, कंप्लीट ट्रूथ। बहुत बार आज डिबेट चलता है, हमारे पत्रकारों के बीच में भी चलता है, पत्रकारिता के बाहर भी चलता है। लोग कहते हैं कि मीडिया वाले क्या करते हैं? फेक न्यूज फैला है। अब तो मीडिया वाले नहीं, सोशल मीडिया वाले भी हैं। और सिर्फ सोशल मीडिया वाले क्यों, हम में से सब लोग सुबह सुबह उठकर एक आध व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर देते हैं बिना वेरीफाई किए, तो हम भी तो फेक न्यूज फैलाते हैं। लेकिन मैं जहां तक न्यूज इंडस्ट्री की बात है, मीडिया की बात है, मैं ये साफ मानता हूं कि देयर इज नथिंग कॉल्ड फेक न्यूज। झूठी और खबर ये 2 चीजें एक साथ नहीं हो सकती, क्योंकि वो न्यूज है तो वो फेक नहीं हो सकती, और वो फेक है तो वो न्यूज नहीं हो सकती। तो मीडिया इंडस्ट्री में प्रॉब्लम क्या है, और अभी वो बढ़ा हुआ क्यों दिख रहा है, और ऐसे में नारद जी क्यों याद आते हैं? तो मैं मानता हूं कि अर्ध सत्य के आधार पर फेक नैरेटिव्स पर स्थापित करने की जो परंपरा शुरू हुई है, न्यूज को खत्म करते हुए ओपिनियनेटेड न्यूज परोसने की जो परंपरा शुरू हुई है, उसके कारण एक क्रेडिबिलिटी क्राइसिस, विश्वासार्हता का संकट मीडिया के सामने आ गया कि किस पर विश्वास करें। ये भी एक्सक्लूसिव कह रहा है, ये भी एक्सक्लूसिव कह रहा है, ये भी ब्रेकिंग न्यूज कह रहा है, ये भी ब्रेकिंग न्यूज कह रहा है। सही क्या है? दो उदाहरण देता हूं तो आपको ध्यान में आएगा। एक घटना हुई थी हरियाणा में। वो घटना का मैं बार बार इसलिए उल्लेख करता हूं कि इट्स अ क्लासिक केस ऑफ फेक नैरेटिव। हरियाणा से रेवाड़ी टू दिल्ली एक लोकल ट्रेन चलती है। उस ट्रेन पर चलने वाले एक मुस्लिम लड़के की हत्या हुई।
जुनेद नाम का लड़का। बड़े बड़े राष्ट्रीय स्तर के अखबारों ने हेडलाइन में चलाया, जुनेद किल्ड ओवर बीफ। उस केस का इन्वेस्टिगेशन चला, कोर्ट में केस गया और उसमें यह पता चला कि एक साथ लोकल ट्रेन में प्रवास करने वाले दो ग्रुप्स के बीच में सीट को लेकर झगड़ा हुआ था। उस झगड़े में कभी इस ग्रुप ने इस ग्रुप के बच्चों को मारा, इस ग्रुप ने इस ग्रुप के बच्चों को मारा, ये सीरीज चला और एक दिन ये जुनेद अकेला पकड़ा गया, उसमें मारपीट हुई, उसमें उसकी मृत्यु। जुनेद की हत्या हुई, बात सही है। जुनेद मुस्लिम था, ये भी बात सही है। वहां पे बीफ आया कहां से? किसी भी पत्रकार ने नहीं पूछा, किसी भी मीडिया हाउस ने नहीं पूछा और हेडलाइन लगा दी जुनेद किल्ड ओवर बीफ। क्योंकि हत्या गो हत्या के नाम पर होती है, गो मांस के नाम पर होती है, नैरेटिव चलाना था, वो कन्वीनियंट नैरेटिव था, इसलिए जुनेद की हत्या से उसको जोड़ा गया। जुनेद को न्याय मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। लेकिन ये जो पाप हुआ कि अर्ध सत्य इस तरह से, और जब कोर्ट का डिसीजन आया, कोर्ट में जब जुनेद के दोस्तों ने, जुनेद के रिश्तेदारों ने खुद स्वीकार किया कि इसका गोमांस से कोई संबंध नहीं था, ऐसे ऐसे झगड़ा हुआ था, तो उसकी खबर एक कॉर्नर में छोटे से 4 लाइन में दी गई पुण्य पर। अब मूल नैरेटिव जब एस्टैब्लिश करना है कि मुस्लिम्स आर गेटिंग किल्ड ओवर बीफ, तो किसी भी घटना को बीफ से जोड़ देना या जय श्री राम से जोड़ देना, ये मीडिया में फैशन बन गया। Who will take the responsibility of the deaths or the misperception जो भारत के बारे में, भारत के समाज के बारे में किया गया around such news? दूसरा उदाहरण, अभी रिसेंट घटनाक्रम हुआ, केस अभी कोर्ट में चल रहा है ज्ञानवापी को लेकर। मुझे भी बहुत सारे लोगों के फोन आए, बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने बुलाया। मैंने एक ही बात कही कि जब कोर्ट ने एक कमिश्नर अपॉइंट किया है, उस कमिश्नर के साथ कौन कौन वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करेगा यह तय किया है और उनको कोर्ट में वो रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कही गई है, तो उस पर स्पेकुलेशन करने वाले हम होते कौन हैं? लेकिन सबको ब्रेकिंग न्यूज चलानी है। और मूल जो केस था उसका डिस्टॉर्शन देखिए कैसे हो गया कि मानो सारी की सारी चिंता जो है वो शिवलिंग है या फव्वारा है, इस पर आ गई। मूल केस क्या है? मूल केस है 1936 से चल रहा है, 1967 में फिर से आया, 1992 में आया, 1996 में आया और फिर से 2016 में आया, जहां पे लोकल्स, काशी के रहने वाले स्थानिक लोगों ने जो टोटल काशी का जो काशी विश्वनाथ कॉम्प्लेक्स था, जिसमें 8 मंडप थे, जिसमें से 4 तोड़े गए, 4 वैसे ही रहे जहां पे अभी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना। बचे हुए 4 कॉरिडोर में से एक महत्वपूर्ण कॉरिडोर महिलाओं के लिए माना जाता है, जिसको श्रृंगार गौरी मंडप कहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये काशी से जुड़ा हुआ हर डॉक्यूमेंट कह रहा है, लीगल केसेस में भी उसका उल्लेख है। और यह भी माना जाता है कि 1992 तक, 1992 तक
होती थी, मुलायम सिंह यादव की जब गवर्नमेंट बनी उसने उसमें रिस्ट्रिक्शन लगाए और उसको शुरू में मासिक और फिर वार्षिक एक बार पूजा करने की परमिशन दी। काशी में यह माना जाता है कि भगवान शिव की पूजा और श्रृंगार गौरी की पूजा, पार्वती की पूजा ये एक साथ होती है, उसके बिना काशी का दर्शन जो है वो पूरा नहीं माना जाता। इसलिए स्थानीय महिलाएं कोर्ट में गई और उन्होंने कहा कि हमको नियमित रूप से श्रृंगार गौरी के दर्शन की परमिशन दी जाए। दैट इज द ओरिजिनल केस। अब उसके संदर्भ में 1936 की केस का 1991 के रिलीजियस वर्शिप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का 1992 के मुलायम सिंह यादव की गवर्नमेंट का जजमेंट का 96 में उसके बारे में हुए कॉन्फ्लिक्ट का, तासीम आलमगीरी में जो औरंगजेब ने फरमान लिखा है उसका, उससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक का, उससे पहले खिलजी का, इनके रेफरेंस पर चर्चा ना होते हुए बात अभी यहां पर आकर रुक गई है कि फाउंडन और शिवलिंग, ये जो रिडक्शनिस्ट अप्रोच है ब्रेकिंग न्यूज के नाम पर, ये नारद जी जिसको पूर्ण सत्य कहते हैं उसके विरोध में जाता है। The job of a journalist is to present the truth. रीडर्स को अपना जजमेंट बनाने दो। मैं एक ओपिनियनेटेड मैगजीन का एडिटर रहते हुए ये कहता हूं कि जहां तक खबर की बात है, न्यूज की बात है, मेरी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फैक्ट्स आर सीक्रेट। तथ्यों के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं हो। जब न्यूज देनी है तो न्यूज तथ्यों के आधार पर न्यूज, उस पर मेरा ओपिनियन क्या है उसके लिए मेरे लिए एडिटर, मेरा एडिट कॉलम है ना, मैं उसमें जो मेरा मत लिखना है वो लिखूंगा, लेकिन पढ़ने वाला फिर मेरे मत के रूप में पढ़ेगा, उसको खबर के रूप में नहीं पढ़ेगा। दिक्कत ये हो गई है कि न्यूज एंड ओपिनियन आर मिक्स्ड अप इन सच ए वे कि कहां पे न्यूज खत्म हो रही है और कहां पे किसी का ओपिनियन या एनालिसिस शुरू हुआ है, ये आजकल समझ नहीं आता। और इस कारण मीडिया का जो क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है, मैं मानता हूं ऐसे में नारद जी का पूर्ण सत्य का सूत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता। दूसरी एक बीमारी लगा दी गूगल बाबा ने, हमारी मीडिया की भाषा में उसको टेबल न्यूज कहते हैं, मैं मजाक में उसको प्रेस क्लब न्यूज भी कहता हूं। नारद जी कहते हैं संवाद का और एक महत्वपूर्ण सूत्र है, वो है संचार। हमारे जर्नलिज्म के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में एक शब्द प्रयोग होता था, पहले होता था, जिसको लेगवर्क कहते हैं। इस न्यूज पर लेगवर्क हुआ है, इसका मतलब क्या है? तो खबर तो कहीं से मिली, लेकिन 10 दिन 15 दिन उसके अलग अलग डायमेंशंस, उससे जुड़े हुए सारे पक्षों से बात करना, सबके ओपिनियन लेना, दोनों पक्षों के मतों को रखना और फिर उससे जुड़े हुए तथ्यों का विश्लेषण करना, तो इसको कहा जाता था लेगवर्क। लेकिन जैसे जमाना फास्ट फूड का हो गया है, तो खाना इंस्टेंट चाहिए, वैसे न्यूज भी इंस्टेंट चाहिए। तो कहीं से ट्विटर पर एक ट्वीट देख लिया, उसके संबंध में गूगल पर सर्च कर लिया, बहुत ही हुआ तो 1-2 लोगों को फोन कर लिया और टेबल पर बैठे बैठे न्यूज बन गई। नारद जी कहते हैं केवल सुनी हुई भी नहीं, केवल देखी हुई भी नहीं, न्यूज की भाषा में सुनी हुई, देखी हुई और कम से कम 2 सोर्सेस से वेरीफाई की हुई न्यूज को ही न्यूज माना जाएगा। उसके लिए आवश्यक है संचार। यू हैव टू बी ऑन द स्पॉट।
नहीं होता है तो फिर क्या क्या अनर्थ होते हैं हमने बहुत बार देखा है। और पहले तो हमारे प्रिंट मीडिया में तो अभी भी ट्रेडिशन है, हम कॉरिजेंडम छापते हैं, गलती हो जाती है तो माफी मांगने में हमको शर्म नहीं आती है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो दिक्कत यह है कि आज अभी एक आप ब्रेकिंग न्यूज करके चलाओ, 5 मिनट बाद दूसरी ब्रेकिंग न्यूज चला दो जो पहले की बिल्कुल विरोध में थी। एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री के जैसा हो गया है, हर बार नया वाला लक्ष्य बेचो, वो बेचते वक्त भूल जाओ कि आप इनडायरेक्टली ये कह रहे हो पुराना वाला खराब था। न्यूज में भी वैसे हो गया है, हमने पहली गलत दी थी, अभी नया दे रहे हैं, उसके लिए माफी भी मांग रहे हैं, उस समय हमने वो ब्रेकिंग दी थी, अभी ये ब्रेकिंग दे रहे हैं। तो संचार के साथ, सही जानकारी के साथ, अलग अलग सोर्सेज से वेरीफाई करने के बाद सही जानकारी देना ताकि पूर्ण सत्य के साथ। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण तत्व जो नारद जी ने बताया, सर्वहितेषु, क्या मूल संवाद का उद्देश्य है? सारा सत्य अभी बताने की जरूरत नहीं है, सारा सत्य सबको बताने की जरूरत नहीं है। सही समय पर, सही स्थान पर, सही व्यक्तियों को सबके हित के लिए जो सत्य है वही पूर्ण सत्य है। बहुत बार हमारे पास ऐसी जानकारी आती है, पहली बात तो उसको वेरीफाई करना ये उसका एक हिस्सा है, लेकिन उसका दूसरा हिस्सा जो है जिसके बारे में इटरनल डिबेट मीडिया इंडस्ट्री में चल रहा है कि उसको अभी बताना या नहीं बताना। मैं मानता हूं अच्छे पत्रकार का एक लक्षण होता है, वो कितना कम्युनिकेट करता है उससे ज्यादा क्या कम्युनिकेट नहीं करना है जो समझ में आता है, वो सही में अच्छा पत्रकार हो। आजकल दुर्भाग्य की बात है, हम लोगों को भी बहुत ज्यादा लगता नहीं है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कोई ओपनली होता है, प्रिंट में थोड़ा बहुत हम संभाल के अभी भी कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं। लेकिन प्रेस काउंसिल के एक्ट में जो हमने एक सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म डेवलप किया है, उसमें दो समुदायों के बीच में संघर्ष हो रहा है तो समुदायों का नाम नहीं लेना है, किसने किसको मारा है ये बार बार बताना नहीं है, इंस्टिगेट नहीं करना है, ये बेसिक प्रिंसिपल फॉलो होगा। अब सोशल मीडिया ने सबकी धज्जियां उड़ा दी। The first thing people started doing, चाहे वो दंगा हो चाहे वो युद्ध हो, मतलब मुझे तो इतना आश्चर्य हुआ, शेखर गुप्ता जैसा एक एमिनेंट जर्नलिस्ट के नाम लेकर इसलिए जानबूझकर बोल रहा हूं क्योंकि समझ में आना चाहिए सब, और प्रिंट जैसा प्लेटफॉर्म गलवान में मरे हुए जो बलिदानी है उनके जातियों का विश्लेषण कर रहा है। क्या मानसिकता हो गई हमारी? कौन से कास्ट का था उसके ऊपर सोल्जर ने सैक्रिफाइस किया, उसका हम सम्मान करेंगे? तो वो दलित है, मुस्लिम है, इस जाति का है, इस भाषा का है, ये मानसिकता जो विकसित हुई उसके कारण जो पत्रकारिता के धर्म के पीछे का दायित्व बोध है वो नारद वहां पे काम आते। नारद ने सिंपल प्रिंसिपल दिया है, मेरी खबर की अभी आवश्यकता है क्या, इसमें सबका हित होने वाला है। आप किसी को भी क्रिटिसाइज करो, आपको गलत लगता है, विचार सही नहीं लगते हैं या किसी भी
किसी कारण से आपको लगता है कि ये तथ्य जो सामने रखा गया है उसमें ये कमी है, आप किसी को भी क्रिटिसाइज करो, आप सरकार को करो, आप संगठन को करो, आप विचार को करो, लेकिन ये करते हुए कम से कम ये तो ध्यान में रखो कि इसका परिणाम समाज में क्या होगा। एक उदाहरण मैं बार बार देता हूं। 2001 में एक बड़ा आतंकवादी हमला हुआ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर, और 2008 में और एक हमला हुआ मुंबई में ताज पर। अमेरिका का मीडिया बहुत अच्छा है ऐसा नहीं कह रहा हूं, उदाहरण के लिए दे रहा बता रहा। जब ट्रंप को घेरना होता है तो अमेरिका का मीडिया सब मिलकर घेरता है, उनके भी आइडियोलॉजिकल बायसेस है, उनके भी प्रॉब्लम्स हैं। अब बाइडेन को घेरना है तो बाइडेन को भी घेरता है, सिलेक्टिवली घेरता होगा लेकिन घेरता है, क्वेश्चन करता है। उस समय तो बुश था, लेकिन एक एडवाइजरी वहां का जो स्टेट डिपार्टमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी का उनका जो होमलैंड सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की कि एक भी अमेरिकन मरता हुआ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से बाहर निकलता हुआ उसकी लाश निकलती हुई नहीं दिखानी चाहिए। विदिन 15 मिनट्स आपने फुटेज कहीं से भी देख लीजिए, आपको केवल इतना ही दिखेगा कि 2 टावर्स में प्लेन जो है वो क्रैश कर रहा है और टावर्स जो है उनका सडन फॉल हो रहा है, और उसके बाद सडनली फुटेज दिखेगा कि जो रिलेटिव्स है जो मारे गए वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बाहर फूल जो है वो चढ़ा, इसके बीच वाला जो है वो नहीं दिखेगा। उनके लिए ब्रेकिंग न्यूज नहीं थी क्या? उनके लिए ये आसान नहीं था क्या कि जॉर्ज बुश को क्वेश्चन करते, यू आर इररिस्पांसिबल गवर्नमेंट, यू अलाउड टेररिस्ट टू क्रैश इनटू द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। उसके विपरीत हमारे यहां पे क्या हुआ? लाइव रिपोर्टिंग चल रहा है, कमांडोज अब छत पर उतर रहे हैं, इस गेट से एंटर करेंगे, इस ब्लॉक में पहले जाएंगे। किसको रिपोर्टिंग कर रहे हो आप? भारत के कॉमन नागरिक को क्या महत्वपूर्ण है? सबका हित किसमें है? जो अंदर फंसे हुए हैं लोग, उनको निकालना और आतंकवादियों को खत्म करना, ये सबका हित है। आप क्या कर रहे हो? अंदर बैठे हुए आतंकवादियों को और उनके मास्टर्स जो पाकिस्तान में बैठे हैं उनको लाइव इंफॉर्मेशन दे रहे हो कि सैनिक कहां से एंटर कर रहे हैं। ये पत्रकारिता है, ये पत्रकारिता का धर्म है। और इसलिए नारद जी को बार बार याद करना। अनफॉर्चुनेटली हमारी बहुत सारी अपने बारे में धारणाएं, कल्पनाएं ये कॉलोनाइज हो गई है, जिसमें नारद जी की भी एक आंसर है। गुलामी के कालखंड में हमारी एक मानसिकता ऐसे बन गई कि हम अपने आप को ब्रिटिशों के चश्मे से देखने लगे। अभी भी देखते हैं, और जो जितना ज्यादा लिखा पड़ा है वो उतना ज्यादा ब्रिटिश है। गौतम जी ने अभी बात की असमिया भाषा की। मेरा एक ही प्रश्न रहता है, मैं तमिलनाडु में जाता हूं तो भी ये प्रश्न रहता है, स्वतंत्रता के बाद पैदा हुई ये सारी भाषाएं, उससे पहले नहीं थी, या इससे ज्यादा थी। 22 अधिकृत कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेजेस है,
3000 से ज्यादा बोलियां है। ब्रिटिश जब पहली बार रिकॉर्ड करते हैं तो 33,000 डायलेक्ट्स रिकॉर्ड करते बात। हिस्टोरिकली मैं बार बार ये प्रश्न करता हूं, बहुत सारे हिस्टोरियंस को मैंने पूछा, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने वेरीफाई करने की कोशिश की, क्या कारण है 1955 से पहले भारत में एक भी संघर्ष भाषा के आधार पर नहीं हुआ? कोई भी मुझे डॉक्यूमेंट निकाल के दिखा। देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ओवर लैंग्वेज। अहोम किंगडम क्या छोटा किंगडम था क्या? उसमें कितनी सारी भाषाएं बोली जाती थी, लेकिन एक राज्य दूसरे से भाषा के आधार पर लड़ा है, एक राजा दूसरे राजा से भाषा के आधार पर लड़ा है, समाज का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से भाषा के आधार पर लड़ा है। यह भारत के 5000 वर्ष के इतिहास में कभी भी नहीं हुआ। स्वतंत्रता के बाद हमारे दिमाग में ऐसा क्या कीड़ा घुस गया कि हम एक दूसरे को भाषा के आधार पर पेश करने लगे? भाषा का अभिमान होना गलत नहीं है। मैं मूलतः मराठी हूं, मराठी भाषा में ये करता हूं। मैं उदाहरण हमेशा देता हूं छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य का। सबसे छोटे राज्यों में से एक था, पुणे से शुरू होता था, तमिलनाडु में तंजावुर तक था, और एक ऐसी पट्टी छोटी सी, आज के कॉन्टेक्स्ट में कहा जाए तो मुश्किल से 15 या 16 डिस्ट्रिक्ट्स, असम इतना भी नहीं था। उसमें मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तुलु, मलयालम, आज की जो अस्तित्व में है वो भाषाएं मैं बता रहा हूं। उस समय और उनकी तो पता नहीं। उनकी कामकाज की जो भाषा थी वो प्राकृत थी, प्राकृत मराठी थी। लिखने की जो लिपि थी वो मोड़ी थी, देवनागरी नहीं थी। पूरा का पूरा राज्य, अभी शिवाजी कॉरोनेशन का डे, हिंदू साम्राज्य दिवस आ रहा है 12 जून को, पूरा का पूरा उन्होंने राज्य चलाने का कोष बनाया, वो मोड़ी में बनाया, प्राकृत में बनाया। क्या किया? जिस डिस्ट्रिक्ट में भाषा बदलती है वहां वहां पे राजा के आदेश के ट्रांसलेशन करने वाला ट्रांसलेटर रखा। राज्य की भाषा क्या है उससे भारत के समाज को कुछ लेना देना नहीं। भारत के लिए 5000 साल पूर्व भी काशी वही थी जो आज है, और भारत के सारे राज्यों के लिए वही काशी थी। भारत के लिए रामायण वही था, भारत के लिए महाभारत वही था, भारत के लिए राष्ट्रीय चेतना लिखी थी। राज्य करने वाले बदलते गए, बड़ा भारतवासी हो गया। लेकिन ये तो ब्रिटिशों ने भारत में शिक्षा, कानून, लॉ और स्टेट, इन तीनों माध्यमों से एक परसेप्शन बिल्ड किया कि आपको कभी राष्ट्र थे नहीं, यू आर नेवर नेशन। क्यों? क्योंकि आप एक स्टेट नहीं थे। हमको तो स्टेट होने से फर्क नहीं पड़ता था। हमारा गांव भी एक स्टेट था, हमारी जाति भी एक स्टेट थी, उसके रूल्स बदलते थे। स्टेट आखिर होता क्या है? गवर्निंग एक फ्रेमवर्क होता है लॉ का, उसको स्टेट कहते हैं। लेकिन हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक और ब्रह्मदेश से लेकर अफगानिस्तान तक राष्ट्र की चेतना समान थी। उसके बारे में भारतीयों के मन में कभी डाउट नहीं था। राजा आपस में लड़ते थे, प्रजा के बीच में संवाद चलता रहता था, रोटी बेटी व्यवहार चलता रहता था, यात्राएं चलती रहती थी, मेले चलते रहते थे। एक मजेदार बात मुझे जो ध्यान में आई, अभी जो प्रसार भारती की समिति में मैं काम कर रहा हूं, स्वतंत्रता के 75 वर्ष आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 1870 से पहले किसी भी डॉक्यूमेंट में भारत यह गांवों का देश है ऐसा लिखा हुआ मिलता ही नहीं।
मैं एक प्रश्न करता हूं, क्योंकि हम असम में हैं तो असम में ये कंसेप्ट समझना बहुत आसान है, क्योंकि अहोम किंगडम ने सबसे लंबे समय तक सुजरेनिटी की कंसेप्ट अप्लाई की। सुजरेनिटी मतलब डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था, लेकिन टैक्स जो है वो हम राजाओं को मिलते थे, और वो पूरा एकदम चीन की बॉर्डर में आज जो कुनमिंग तक जाता था अहोम किंगडम। भारत के राजाओं ने जब अपनी सुजरेनिटी एस्टेब्लिश की तो वहां की संस्कृति को नष्ट नहीं किया, वहां के लोगों को नहीं मारा, उनकी उपासना पद्धति को नहीं समाप्त किया, उनकी देव देवताओं का बंधन नहीं किया, वहां की मूर्तियां नहीं तोड़ी, उनका धर्मांतरण नहीं किया, क्योंकि वो भारत की संस्कृति है। अलग अलग राजाओं कर गए, अलग अलग उपासना पद्धति के होकर गए। इस्लाम के आक्रमण तक भारतीयों को यह पता ही नहीं था कि कन्वर्जन नाम की कोई कंसेप्ट होती है, क्योंकि भारत में तो फॉलोअर्स होते हैं। मुझे आज इसको लगा तो मैंने इसको फॉलो किया, अगर उसका विचार ज्यादा अच्छा लगा तो मैंने उसको फॉलो किया। कन्वर्ट कौन करेगा? लेकिन ये जो गुलामी का कालखंड हुआ, उस कालखंड में मैं जो गांवों की कंसेप्ट पर कह रहा था कि भारत कृषि प्रधान देश जरूर था, लेकिन भारत गांवों में रहने वाला नहीं, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिलते हैं उसके आधार पर जब भारत स्वतंत्र हुआ तो कितने प्रिंसली स्टेट्स बचे थे? सरदार पटेल ने स्वतंत्रता के बाद जो 3 वर्ष प्रयास किया हैदराबाद के यूनिफिकेशन तक, वो टोटल आंकड़ा था 565। ब्रिटिश जब भारत में आए तो भारत में कितने संस्थान थे? किसी ने पूछा था? ब्रिटिश रिकॉर्ड के हिसाब से जितने अभी तक हमें रेफरेंसेस मिले उसके आधार पर 1495 यदि 1495 थे तो 565 कैसे बच गए? बचे हुए कहां गए? और बचे हुए को ब्रिटिशों ने खत्म किया तो वो बिना लड़ाई ही खत्म किया, तो उनका संघर्ष कहां गया? उनको हम स्वतंत्रता सेनानी क्यों नहीं मानते? और इतने सारे छोटे छोटे राज्य थे तो हर एक के केवल राजा नहीं थे, उनकी राजधानी भी थी, उनका मार्केट भी था, एक कल्चरल कैपिटल भी थी। तो भारत जब ब्रिटिश आए तो कम से कम 1500 नगरों का तो देश था, 1500 कैपिटल्स तो थी, 1500 मार्केट प्लेसेस तो थी, तो गांव में कहां रहता था? 1857 के बाद सबसे ज्यादा 1853 से लेकर 1857 तक सबसे ज्यादा संस्थान जो है उनका खत्म किया, राजाओं को मार डाला, उनको अलग अलग कारण से ब्रिटिश इसमें शामिल कर दिया। और उस कारण से क्या हुआ? तो राजा की सेना खत्म हो गई। मुझे एक परिवार मिला जिनके रेफरेंसेस उत्तर प्रदेश का एक गोंड राजा के संदर्भ, गोंडा का राजा है, सबसे छोटा संस्थान था, 8 साल के बेटे को मार दिया। राजा के बेटे को 8 साल का, या आगे जाकर राजा ना बने इसलिए 1857 में उसको भी मार दिया, उसकी सारी संपत्ति लूट ली, गोंडा के किंगडम को अपने ब्रिटिश इंडिया में शामिल कर दिया। तो क्या हुआ? गोंडा की राजधानी भी गई। एक परिवार ऐसा मिला मुझे गोंडा का जिसने कहा कि हमारे परिवार में एक भाई जो है वो खेती करता था, एक भाई जो है वो राजा की सेना में था, और एक भाई गांव और शहर में व्यापार का काम करता था, एक ही घर में। अब ये स्ट्रक्चर जो है पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। 2 भाई, एक व्यापार करने वाला और एक राजा
हो गए, लैंड पर भार बढ़ गया और अचानक हम देखते हैं 1870 के बाद भारत में एग्रीकल्चरल या फार्मर्स रिवोल्ट शुरू होते हैं ब्रिटिशों के खिलाफ। वो फार्मर्स रिवोल्ट नहीं है, वो केवल खेती के कारण किसानों ने किए हुए आंदोलन नहीं है। हमने ट्राइबल रिवोल्ट, फार्मर्स रिवोल्ट, सोल्जर्स रिवोल्ट, अरे भैया वो सारे भारत के लिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम थे जिसका नेतृत्व अलग अलग समय पर अलग अलग लोग कर रहे थे। ब्रिटिशों के कॉलोनाइजेशन के गुलाम बनाने के इंस्ट्रूमेंट्स बदलते गए तो लड़ने के लिए हथियार बदलते गए। जब आवश्यकता पड़ी तो भारतीयों ने पत्रकारिता को भी हथियार दिया, क्योंकि ब्रिटिशों ने कानून ऐसे लाए, प्रेस एक्ट ऐसा लाया, प्रोहिबिशन एक्ट ऐसे लाए, 329 ऐसे ग्रंथ है जो ब्रिटिश जमाने में बैन हुए, छपने के बाद बैन हुए। सेडिशन एक्ट लाया जिस पर अभी सारा डिबेट चल रहा है। भारत में सिनेमा आया, सिनेमा भी स्वतंत्रता संग्राम का आविष्कार। क्या जरूरत थी तो दादा साहब फाल्के को? हमारी गलतफहमी हो गई है। असम में तो ठीक है, असम में फिल्म इंडस्ट्री है, समृद्ध फिल्म इंडस्ट्री है, बहुत पुरानी फिल्म इंडस्ट्री है, लेकिन ऑल ओवर भारत के लेवल पर एक परसेप्शन बन गया है कि बॉम्बे टॉकीज से चलने वाला बॉलीवुड ये भारत की फिल्म है। सॉरी, भारत की अभी भी 65 to 67% फिल्में जो है वो भारत की अन्य भाषाओं में बनती है। रेवेन्यू बॉलीवुड का ज्यादा है, उसके कारण अलग है। अब दक्षिण के फिल्में वो भी बदल रही है, लेकिन 1913 में भारत में सिनेमा जब शुरू हुआ तो उसके पीछे की प्रेरणा क्या थी? दादा साहब फाल्के ने पहली मूवी बनाई तो पहली फिल्म जो सिर्फ मूवी फिल्म थी, मतलब उसमें डायलॉग नहीं थे, मुंह कपट जिसको कहा जाता है, वो क्या थी? तो वो राजा हरिश्चंद्र। उन्होंने ये नहीं सोचा था मैं मराठी फिल्म इंडस्ट्री बना रहा हूं। उनको ये लगा कि यूरोप में बैठकर पूरे बाइबल को, पूरे जीसस क्राइस्ट की स्टोरी को यदि कैसे स्क्रीन पर दिखा सकते हैं, अपने पास तो कितनी सारी कहानियां हैं, हम ब्रिटिशों की कहानियां क्यों देखें, हम अपनी कहानियां बताएं। आप इमेजिन नहीं करोगे, किसी ने रिसर्च किया नहीं किया पता नहीं, मुझे असम में मैंने 2013 में किया था। दादा साहब फाल्के ने 100 वर्ष पूरे हुए थे भारतीय सिनेमा के। दादा साहब फाल्के ने 129 फिल्में बनाई, 129, उसमें से 107 फिल्में ये रामायण, महाभारत और उपनिषदों पर आधारित, 107। क्या जरूरत थी उनको? और उससे प्रेरणा लेकर फिर बंगाली, फिर असमी, फिर तेलुगु, फिर तमिल, अलग अलग फिल्में बनने लगी। पहली जब टॉकी मूवी बनी, बोलने वाली मूवी बनी, तो कौन सी बनी भारत में? तो अयोध्या राजा, द किंग ऑफ अयोध्या। क्यों? अरे आलम आरा तो बहुत बाद में बनी, बॉम्बे टॉकीज तो बहुत बाद में आया। हम हमारी, और मैं इसके लिए पत्रकारों को दोष नहीं देता हूं, क्योंकि हम आप सभी पत्रकार भी और बाकी सारे व्यवसाय भी, ये सारे इसी ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम का प्रोडक्ट है। और उस कारण से हम अपने तथ्यों को, अपने इतिहास को, अपने आइकॉन्स को ब्रिटिशों के चश्मे से ही देखते हैं, विभाजित होकर देखते हैं। मैं मानता हूं अभी समाज में जो जागरण हो रहा है, एक नव जागरण हो रहा है, हम अपने आप को नए सिरे से खोज रहे हैं। किसी ने मुझे परसों एक डिबेट में ऐसी चर्चा में पूछा कि कितने दिन तक ऐसे खोजते रहोगे मंदिर मस्जिद के नाम पर? तो मैंने कहा किसको खुशी है ऐसे खोजते रहने में, लेकिन क्या करें, लोग औरंगजेब की मजार पर जा रहे हैं। जिस दिन लोग जाना छोड़ देंगे और कहेंगे कि औरंगजेब अच्छा था, इसने मंदिर तोड़े थे, स्वीकार कर लेंगे, तो खुदा बंद हो जाएगा।
मॉडर्निटी के नाम पर, तो ये गड़बड़ होती रहेगी और समाज में संघर्ष होता रहेगा। मैं मानता हूं कि स्वतंत्रता के जब हम 75 वर्ष सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हमारे स्वतंत्रता संग्राम की पत्रकारिता और ज्ञान की स्थापना की, भारतीय ज्ञान परंपरा की स्थापना की जो एक प्रखर इच्छा थी, उस समय जो ग्रंथ लिए गए हैं, लिखे गए हैं, उनके आप नाम लिखिए, आपको ध्यान में आएगा कि इतिहास में, विज्ञान में, मैथमेटिक्स में, फिलोसॉफी में, सब जगह पर भारत का कोई ना कोई व्यक्ति खड़ा हो रहा है, अलग अलग प्रांतों से खड़ा हो रहा है, ब्रिटिशों के सारे प्रयासों को चैलेंज कर रहा है। और उसमें पत्रकारिता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें उस समय जो सारे प्रयास चल रहे भारत की शिक्षा के संदर्भ में, राष्ट्रीय शिक्षा के संदर्भ में, पहला जो फेज है सारे संघर्ष का, वो स्वधर्म का है, फिर स्वराज का है, फिर स्वभाषा का है, स्वदेशी का है, और फिर स्वराज का है। पॉलिटिकल बैटल हम सबसे लास्ट में लड़े। हमारे लिए रिप्रेजेंटेशन, कानून, ये सबसे लास्ट प्रायोरिटी थी। पहले धर्म की रक्षा, फिर अर्थव्यवस्था, समाज व्यवस्था की रक्षा, फिर भाषा की रक्षा, संस्कृति की रक्षा, और फिर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। अभी सब उल्टा हो गया। मैं मानता हूं कि जब हम नारद जयंती का उत्सव मना रहे हैं, मेरा कोई दावा नहीं, जो मैं कह रहा हूं वही अंतिम सत्य है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि भारत में, भारतीय समाज में भारत को जानने के लिए एक नया जागरण है। अभी डिबेट चल रहा है, बॉलीवुड बदल रहा है, तो मैंने कहा बॉलीवुड कभी भी बदल नहीं सकता, क्योंकि बॉलीवुड ये कंसेप्ट ही नॉन इंडियन है। हॉलीवुड से प्रेरणा लेकर बॉलीवुड बना दिया, तो वो कैसे बदलेगा? जब आप उसको भारतीय सिनेमा कहोगे तो अपने आप बदल जाएगा। बॉलीवुड कभी नहीं बदलेगा। बॉलीवुड अभी मजबूरी में एक आध पृथ्वीराज बना देगा, लेकिन फिर भी जो मूल भारत को देखने की प्रेरणा है वो नॉन इंडियन ही रहेगी। नारद जयंती की पुनर्स्थापना, नारद जयंती के दिन ऐसे पत्रकारों को सम्मानित करना जो सही में नारद ने दिए हुए महर्षि नारद के सूत्रों के आधार पर कुछ ना कुछ प्रयास ये कर रहे हैं कि सर्वहितकारी पूर्ण सत्य की स्थापना, इसके लिए पत्रकारिता हो। और क्योंकि 75 वर्ष हम आजादी का मना रहे हैं, तो ऐसे समय में भारत के स्व के जागरण की ये जो यात्रा चल रही है कि हमने पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस तो हमने प्राप्त कर लिया, लेकिन पत्रकारिता में जैसे उस समय स्वराज के आंदोलन के लिए भूमिका निभाई, वैसे इस स्व के जागरण में तंत्र भी अपना हो, भाषा भी अपनी हो, उस स्व का जो सेल्फहुड है हमारा, उसको देखने का नजरिया, दृष्टि, वो भी अपनी हो, इसके लिए हम प्रयास करें। ऐसी पत्रकारिता की स्थापना का संकल्प लेने का भी ये दिन है। ऐसे संकल्प लेने की प्रेरणा हम सबको मिले, ऐसे में भारत माता के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत